नमस्ते, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपिल निर्मल कैप्चर्स पर। आज हम अपनी यात्रा में आपको जयपुर से उज्जैन तक लेकर चलेंगे। जयपुर से उज्जैन तक की दूरी 579 किलोमीटर की है, 579 किलोमीटर्स। और इस यात्रा को पूरा करने में लगेंगे तकरीबन 11 घंटे। और इस यात्रा में हम कोटा जाने वाला रास्ता नहीं लेंगे, हम रास्ता लेंगे चित्तौड़गढ़ वाला, जो कि नीमच, जौरा, नागदा होते हुए उज्जैन हमें पहुंचाएगा। अच्छा, इस बार हमने अपने वीडियो में आप देखेंगे लेफ़्ट हैंड टॉप कॉर्नर पर टोल नंबर या टोल मीटर लगाया है। इसके ज़रिए हम आपको बताएंगे कि उज्जैन तक पहुंचने में कितने टोल आए बीच में। तो आप देखते रहेंगे, जैसे जैसे हम टोल क्रॉस करेंगे वो मीटर पर नंबर भी चेंज होता जाएगा। खैर, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहली बार है कि मैं मुंबई जाने के लिए गुजरात वाला रास्ता छोड़कर मध्य प्रदेश वाले रास्ते को चूज़ कर रहा हूँ। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग हैं, उज्जैन में और ओमकारेश्वर में। तो वो एक सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा, इस रास्ते को कभी एक्सप्लोर किया नहीं है, तो एक देखने की, इस रास्ते को जानने की जिज्ञासा मन में थी। तो यही सोचकर इस बार तय किया कि जयपुर, चित्तौड़गढ़, उज्जैन, ओमकारेश्वर, पूना, मुंबई, ये हमारा रूट रहेगा घर पहुंचने में। अच्छा, अभी हमने किशनगढ़ से लेफ़्ट लिया है। हालांकि हम NH-48 पर ही हैं, पर हम अजमेर ना जाते हुए भीलवाड़ा की तरफ मुड़ चुके हैं। और अब भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, फिर वहाँ से नीमच के बाद आगे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हाल फिलहाल आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया रोड कंडीशंस हैं। और मेरी तरफ से हाय। कई लोग कहते हैं कि मैं वीडियो में दिखता नहीं हूँ, इसलिए मैंने इस बार स्पेशली ये इसमें ऐड किया है। खैर, तो भीलवाड़ा वाला जो रास्ता है वो बहुत बढ़िया हो चुका है। 2022 के बाद मैं शायद पहली बार इस रास्ते पर यात्रा कर रहा हूँ। और मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की रोड्स हैं। और आशा करता हूँ कि आगे भी रास्ता इतना ही सुगम और इतना ही बढ़िया होगा। गलत लेन में आने की वजह से गाड़ी को पीछे लेकर और थोड़ा सा मनूवर करके दूसरी लेन में जाना है और वहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। ये गलतियाँ होती रहती हैं बिकॉज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रैवलिंग। टोल के इतने सारे गेट्स होते हैं, कई बार आप गलत गेट पर पहुंच जाते हैं, तो आई गेस इट्स ओके। अभी तक के रास्ते में हमने जो सिटीज़ क्रॉस कर ली हैं वो हैं भीलवाड़ा फेमस है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और दूसरी बड़ी सिटी है चित्तौड़गढ़, जो कि अपनी हिस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही खूबसूरत किला है वहाँ पे। कुछ वर्षों पहले मुझे मौका मिला था चित्तौड़गढ़ आने का, और उस मौके का मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने चित्तौड़गढ़ के किले को देखा और काफ़ी इन्जॉय किया। पर क्या होता है कि ऐसी जगह देखने के लिए आपको बहुत समय की आवश्यकता होती है। पूरे किले को यदि आप घूमना चाहते हैं तो मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे। और ऐसी जगह पर जब आप जाएं तो 100% आपको गाइड हायर करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा एक समय के बाद। और अब हम मर्ज होंगे, नॉट एग्जैक्टली मर्ज, अब हम नेशनल हाईवे 56 पर एंटर कर रहे हैं, जो कि नीमच की तरफ जाएगा, विच इज़ इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में ही पड़ता है निम्बाहेड़ा, जो कि नीमच से पहले है। निम्बाहेड़ा इज़ नोन फॉर निम्बाहेड़ा स्टोन, जो कि एक प्रकार का लाइमस्टोन है, जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्यतः उसका इस्तेमाल होता है सीमेंट बनाने में, जिसके कारणवश निम्बाहेड़ा में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो सीमेंट बनाती हैं। और इस टाउन की जो इकोनॉमी है वो टोटली डिपेंडेंट तो नहीं बोलूँगा, पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है सीमेंट इंडस्ट्री पे। अच्छा, एक बात और, जब मैं ये छोटे छोटे टाउन्स की बात करता हूँ या किसी सिटी की बात करता हूँ, यदि आप उस सिटी से बिलोंग करते हैं या टाउन से बिलोंग करते हैं और आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आकर एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, हमें अच्छा लगेगा।
यहाँ हमने ले लिया है अपना पहला ब्रेक। पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा हुआ है और जब भी हम किसी लंबे रास्ते पर निकलते हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने बनते हैं। अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा शरीर को आराम भी मिलता है। सर्दी का मौसम है और लोग हर तरफ अपने अपने तरीके से अपने आप को इस मौसम की मार से बचा रहे हैं। नीमच है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर और थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस शहर के बारे में। नीमच पड़ता है मध्य प्रदेश में और बेसिकली वो आता है मालवा रीजन में मध्य प्रदेश के। यदि आपका कभी भविष्य में नीमच में आना होता है और आपके पास समय है तो आप गांधी सागर सेंचुरी देख सकते हैं, मोरवन डैम देख सकते हैं और आपकी अगर धार्मिक आस्था है तो नावातोरन टेम्पल है, सुखनंद जी महाराज का आश्रम भी है। इन सब जगहों पर आप जा सकते हैं और अपना समय अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। और अभी तक रोड की जो हालात है, जो कंडीशन है, वो बहुत बेहतरीन है। और आप देख सकते हैं जब रोड पर लाइट पड़ रही है तो कैसे चमचमा रही है शीशे की तरह। तो फाइनली एक अर्ली मॉर्निंग ब्रेक लिया है और एज़ यूजुअल बढ़िया कड़क चाय के लिए बोला था और ठीक ठाक चाय पीने को मिली। थोड़ा रेस्ट करके आगे की ओर बढ़ चले हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नींद मुझे महसूस हो रही है, आने लगी है। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि थोड़ी दूर चलने पर मैं जल्दी दूसरा ब्रेक भी लूँगा। Another toll plaza. ये रोड मुझे बिल्कुल जीटी करनाल रोड जैसा फील दे रही है। जब हम दिल्ली से अंबाला जाते हैं बाय रोड, बिल्कुल सेम वही फील आ रहा है। दोनों तरफ सफ़ेदे के पेड़ और ऐसा लगता है मानो हम लोग चंडीगढ़ की तरफ या अंबाला की तरफ दिल्ली की ओर से आगे बढ़ रहे हैं। नाइस एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है। अब हम गुज़र रहे हैं जावरा से, जो कि मालवा रीजन की रतलाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऐसा बताया जाता है कि मुहर्रम के समय पर यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं दुनिया भर से। एक हुसैन टेबरी श्राइन है उस जगह पर, और जैन धर्म के राजेंद्र सूरी ने ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे तपस्या की थी
और यहाँ दो सुंदर मंदिर भी हैं, जगन्नाथ टेम्पल और लक्ष्मी मंदिर। और ये सब करते करते हम रास्ता भटक गए और 30-40 किलोमीटर अपनी जो हमें टर्न लेना था उससे आगे आ गए। तो अभी यू टर्न लिया है और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें मौका मिलेगा एक बार नए नवेले बने मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर चढ़ने का। सो कभी कभी गलतियाँ भी आपको अच्छे अनुभव प्रदान कर जाती हैं और शायद हमारे लिए अभी ये उनमें से एक है। एक बात बोलना चाहूँगा कि रोड क्वालिटी चाहे कितनी भी अच्छी हो, रोड कंडीशन चाहे कितनी भी बढ़िया हो, पर मैंने हमेशा एक रूल सेट कर रखा है कि 80 या 90 से ऊपर जाना ही नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर जाएंगे तो रिस्क बढ़ेगा। और जब आप ड्राइव करते हैं ना तो आपको चारों तरफ जो नज़ारा है उसको भी एंजॉय करना है। तो यदि आप सिर्फ स्पीड पर ध्यान अपना केंद्रित रखेंगे तो आप जो कहते हैं ना आपकी सराउंडिंग्स हैं उसका लुफ्त नहीं उठा पाएंगे। एक और ले लिया और यहाँ की सुंदरता को निहारना कैसे भूल सकते हैं। दोनों तरफ खेत, हरे भरे खेत, और कहते हैं ना इस वक्त सर्दी का मौसम है तो हल्की सी धूप आप पर पड़ रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो सिर्फ गाड़ी में बैठ के तो काम चलेगा नहीं। और अब हम गुज़र रहे हैं नागदा से। नागदा एक बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है। इस शहर के बारे में हम तब से जानते हैं जब से हम मुंबई से जयपुर बाय रेल आया करते थे, ट्रेन से आते थे और इसका स्टेशन बीच में पड़ता था। जहाँ तक इस शहर की बात है, ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ISO ग्रांटेड रेलवे जंक्शन है और इसकी दूसरी ख़ास बात यह है कि ये दिल्ली और मुंबई दोनों से 694 किलोमीटर दूरी पर है। पर रोड ट्रिप करके इस शहर से गुज़रना यूँ कहूँगा कि काफ़ी नॉस्टैल्जिक था, अच्छा लगा। यानी हमेशा हम ट्रेन से इस शहर को देखते थे, आज रोड के ज़रिए भी इस शहर से हम गुज़र रहे हैं। और इसके साथ ही हमने अपनी इस जर्नी का आखिरी टोल भी क्रॉस कर लिया है। कुल मिला के जयपुर से उज्जैन तक 13 टोल गेट्स हैं। मीटर हटाना पड़ा क्योंकि सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हैं। तो आइए अब रोड ट्रिप से अपना ध्यान हटाते हैं और धार्मिक यात्रा शुरू करते हैं। हम आ पहुँचे हैं श्री काल भैरव मंदिर के परिसर में और हम अग्रसर हैं मंदिर की तरफ। ऐसा बताया जाता है कि श्री काल भैरव के दर्शन किए जाते हैं भोलेनाथ के दर्शन से पहले। जब आप इस मंदिर को देखेंगे तो आपको ये साफ साफ पता चलेगा कि यह मंदिर मराठा शैली में बना हुआ एक मंदिर है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में महाराष्ट्रियन संस्कृति अच्छे से देखने को मिलती है। श्री काल भैरव मंदिर स्थित है शिप्रा नदी के तट पर। बताया जाता है कि ये सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है। यहाँ पर सैकड़ों लोग रोज़ाना दर्शनों के लिए आते हैं। सरकार ने 2015 में मंदिर परिसर के बाहर ही एक शराब की दुकान खोली है ताकि भक्तजन आएं, प्रसाद लें, प्रसाद का अर्थ है शराब लें और अपने देवता अर्थात श्री काल भैरव के चरणों में अर्पित करें। ऐसा बताया जाता है कि काल भैरव को तामसिक प्रवृत्ति का देवता माना जाता है, इसीलिए उन्हें शराब का भोग लगाया जाता है जो बुराइयों को समाप्त करने का प्रतीक है। श्री काल भैरव को शिवजी का 5वां अवतार भी माना जाता है। भैरव या भैरवनाथ का शाब्दिक अर्थ है जो देखने में भयंकर हो या जो भय से रक्षा करता है। सफ़र की सारी थकान श्री काल भैरवनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के पश्चात दूर हो गई।
जब तक हम श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, आइए उज्जैन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। उज्जैन एक हिस्टोरिकल सिटी है, एक एंशिएंट सिटी है जो अवंतिका के नाम से भी जानी जाती है। ये मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी सिटी है। ऐसा बताया जाता है कि यदि आप उज्जैन में बहती शिप्रा नदी में स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। और यही कारण है जिसकी वजह से उज्जैन को मोक्षदायिनी सिटी या मोक्षदायिनी शहर कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उज्जैन छोटे काशी के समान है। यहाँ पर 84 मंदिर हैं जो अच्छे से मार्क किए गए हैं, और यदि आप इन सभी मंदिरों में दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा। और सभी मंदिरों का अपना महत्व है, अपना महात्म्य है। तो समय निकाल कर आइए और इस सुंदर नगर, इस एंशिएंट नगर, इस हिस्टोरिक सिटी को थोड़ा समय दीजिए। हम आ पहुँचे हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत में 18 शक्तिपीठ हैं और उनमें से एक स्थित है महाकालेश्वर मंदिर में। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि जब मैं वहां पहुंचा तो भीड़ बहुत कम थी, आसानी से मुझे दर्शन हो गए, समय नहीं लगा। मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। फ़ोटोग्राफी जो है वो मंदिर परिसर में की जा सकती है, अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते। भगवान श्री महाकाल का आशीर्वाद लेने के पश्चात अब समय आ गया है कि हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं और चलें अपने अगले गंतव्य पर। हम जा रहे हैं श्री मंगलनाथ मंदिर, जो कि स्थित है शिप्रा नदी के तट पर। अब हम आ पहुँचे हैं श्री मंगलनाथ मंदिर परिसर में। मंगलनाथ मंदिर समर्पित है, जैसा कि नाम में विदित है, मंगल ग्रह को। ऐसा बताया जाता है कि भगवान मंगलनाथ की पूजा शिव के रूप में यहाँ की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। चारों तरफ बहुत ही खुला सा माहौल है, पेड़ पौधे हैं, और आप इस मंदिर से शिप्रा नदी का विहंगम दृश्य भी देख सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर शिप्रा के तट पर स्थित है। ऐसा बताया गया है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल भारी है वह मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने के लिए आते हैं ताकि अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति करा सकें। ऐसी भी मान्यता है कि मंदिर में की गई नवग्रहों की पूजा से विशेष लाभ मिलता है। यहाँ शांत मन से की गई पूजा अर्चना से उग्र रूप धारण किया मंगल शांत हो जाता है। सामान्य दिनों में सुबह 6 से मंगल आरती शुरू होती है, लेकिन मंगलवार को यहाँ भक्तों का विशेष तांता लगता है। और यहाँ मंदिर के पहले या दूसरे फ्लोर से आप सुंदर शिप्रा नदी का विहंगम दृश्य देख सकते हैं, जिसको देखकर मन को संपूर्ण शांति मिलती है और आनंद की प्राप्ति होती है। मंदिर के आसपास आप देखेंगे तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है।
यहाँ तक कि तट भी अच्छे से साफ रखे गए हैं। जो घाट हैं उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है। इसी के साथ समय आ गया है कि हम अपने वीडियो को यहीं विराम दें। अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे उज्जैन से ओमकारेश्वर और भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन के साथ साथ वहाँ स्थित ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा भी करवाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।